Hello students, welcome back to biology class. Okay, today we will start class 12th biology chapter 6 human genome project. Okay, so students, I am explaining human genome project. So human genome project जैसे कि अपने को नेम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है इसके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको अपन शॉर्ट में HGP भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो इसके नेम से ही अपने को आइडेंटिफाई हो रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स में टोटल जेनेटिक मटेरियल मतलब जो जीनोम है इसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। या मीन्स पर सेल में जो टोटल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड जीनोम, ठीक है। इसकी सीक्वेंस की स्टडी अपने को इस टॉपिक में करना है। ओके, नाउ वेरी फर्स्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज a 13-year project, means that was launched in the year 1990, मतलब ये लॉन्च्ड हुआ था 1990 में और कहना चाहिए अपने को एंड कंप्लीटेड इन 2003, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है 13-year प्रोजेक्ट कहते हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज कोऑर्डिनेटेड बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, मतलब इसको किसने कोऑर्डिनेट किया था इस प्रोजेक्ट को, जो US डिपार्टमेंट था, US का एक डिपार्टमेंट था जिसका नेम है, मैं डायरेक्टली नेम ही लिख रही हूँ यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये जो डिपार्टमेंट थे इन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्या किया था, हैंडल किया था या कोऑर्डिनेट किया था। ओके, ये 2 इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, नीट के लिए। नाउ अपन देखते हैं, इट एम वाज टू फाइंड आउट द कंप्लीटेड DNA सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम पर सेल भी अपन इसको कह सकते हैं। यहाँ पर जो भी जीन मटेरियल है प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, कलेक्टिवली उस मटेरियल को अपन क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं, है ना। ये चीज़ अपन कई बार पढ़कर आ रहे हैं अभी, बिकॉज हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो हम जानते हैं कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से क्या करता है, वेरी करता है ना, वेरी वेल। अपने को पता है ये चीज़ कि जो है एक जीनोम वन इंडिविजुअल है, या मैं हूँ जैसे, और मेरी कोई फ्रेंड है, अपन एग्जांपल ले सकते हैं ऐसा कि हम दोनों एक दूसरे से वेरी करते हैं ना, उनका जेनेटिक मटेरियल है वो एक दूसरे से वेरी करता है। क्यों? बिकॉज उनका जो सीक्वेंस है, किसका सीक्वेंस है, DNA का जो सीक्वेंस होता है। अपन यहाँ एक बर्ड है DNA, कई दिनों से अपन इसकी स्टडी कर रहे हैं, पहले इसकी सर्चिंग भी की, है ना। तो ये जो DNA होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। सो इसी को प्रूफ करने के लिए एक जो है DNA का सीक्वेंस जो है एक दूसरे से वेरी करता है या नहीं, इसी को प्रूव करने के लिए जो है अपन ने इस जीनोम प्रोजेक्ट की जो है नीड हुई। अब अपन एक देखते हैं कि किस लिमिट तक जो सीक्वेंस है वो वेरी करता है या डिफरेंट होता है, दोनों में किस किस टाइप के होते हैं डिफरेंस, किसके डिफरेंस, ये जो DNA के सीक्वेंस में जो डिफरेंस होते हैं उनकी स्टडी इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में की गई। किस किस बेस पर की गई कि किस किस तरह से इन सीक्वेंस में डिफरेंस होता है ना, किस किस टाइप से ये वेरी कर सकते हैं। और एक चीज़ और अपन यहाँ ले सकते हैं कि किस लिमिट तक होता है, इनमें किस लिमिट तक वेरी करते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, है ना। तो उसी को स्टडी करने के लिए इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है
को स्टार्ट किया गया था। नाउ ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके लिए बायो इन्फॉर्मेटिक जो है विच वन ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या साइंस भी कह सकते हैं अपन, इस जो है इन्होंने ये यहाँ पर स्टडी की थी। किसने की थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए? जो बायो इन्फॉर्मेटिक एक ब्रांच है बायोलॉजी की या साइंस की, बायो इन्फॉर्मेटिक जो ब्रांच है बायोलॉजी की, है ना, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। बच्चों जेनेटिक जो है इंजीनियरिंग है या जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि इजीली किसी भी सेल से अपन डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। अपन ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था आइसोलेट कैसे कर सकते हैं किसी भी डीएनए की जो मल्टीपल कॉपीज बनाना, विच इज कॉल्ड क्लोनिंग। क्लोनिंग भी अपन ने पढ़ चुके हैं अपन ये चीज़, है ना। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट फॉर द फॉलोइंग फैक्ट्स। इनको अपन थोड़े से फैक्ट इनके यहाँ पर देखते हैं कौन से हैं। सो स्टूडेंट्स जनरली जो क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके एंड अदर जो डेवलपिंग टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करके ह्यूमन डीएनए का सीक्वेंस इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। वी नो ऑलरेडी दैट इफ़ हम जो डीएनए सीक्वेंस है उसको रिट्रीट करते हैं मीन्स आइडेंटिफाई करते हैं डीएनए सीक्वेंस को, हम उसमें उन डीएनए सीक्वेंस को स्टोर करना, चाहे किसी कहना चाहिए किसी बुक में या प्रिंटेड बुक में जब अपन इसको स्टोर करते हैं तो मान लें कि थाउजेंड्स पेजेस में भी हैं उस बुक के, मतलब पेजेस तो 1000 है किसी भी बुक में अपन देखें तो, है ना। और अपन देखें इसमें कि उसमें भी कहना चाहिए अपने को 3300 ऐसी बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब एक बार और क्लियर करती हूँ मैं इस चीज़ को कि यदि हम डीएनए सीक्वेंस को स्टोर करना चाहते हैं, मतलब जो हमारा ये डीएनए है इसके सीक्वेंस को अपन स्टोर करना चाहते हैं कि मतलब इसमें कितने सीक्वेंस होते हैं वो अपन किसी बुक में मेंशन करना चाहते हैं, तो यदि कोई एक ऐसी बुक है जिसमें 1000 पेजेस हैं, है ना, और ईच पेज पर थाउजेंड्स लेटर्स होते हैं, यदि अपन ने लिखे किसके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, अपन ने पढ़ा था ना कौन सा सीक्वेंस क्या होता है, ए जी या सी जी कुछ भी जो अपना चलता है वो अपन यहाँ पर ले लें। ये जो सीक्वेंस है ये जो लेटर्स हैं, यदि अपन ने 1000 पेजेस की कोई बुक ली और उसके पर पेज पर 1000 लेटर्स ही मेंशन किए, तब भी अपन देखें तो कितनी बुक की नीड होगी, तो हमें यहाँ पर 3300 जो है बुक्स की नीड होगी। बोलिए कितना लंबा चौड़ा सीक्वेंस होता है, ठीक है ना। इस डाटा को स्टोर करने के लिए जो डीएनए सीक्वेंस का है, सो द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम मीन्स जो 3300 बुक्स की नीड होती है उसके लिए, इफ़ हम ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल की सीक्वेंस का ऑल डाटा सेव रखते हैं उसमें, तो ठीक है ना। अब आप यहीं देख लीजिए कि इतनी बुक्स में एक ही ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल का डाटा सेव होगा तो फिर क्या होगा उसका, है ना। सो स्टूडेंट्स इन ऑल प्रॉब्लम्स से बचने के लिए जो टेक्नोलॉजीज हैं जिसे हम डीएनए की सीक्वेंस को रिट्रीट कर सकें, एनालाइज कर सकें, एक ब्रांच से डील किया विच इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, है ना। अभी मैंने बताई थी ना, बेसिकली दिस ब्रांच इज the branch of science that deals with the stores of information of the living beings, means human cell में मिलने वाले जेनेटिक मटेरियल की कहना चाहिए अपने को ऑल डिटेल्स को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए ये बायो इन्फॉर्मेटिक ब्रांच है जो यही हेल्प करती है, ठीक है ना। बायो क्लियर यहाँ लिख देती हूँ, बायो इन्फॉर्मेटिक ब्रांच है ये हेल्प करती है,
ठीक है। अब अपन ने देखा, चलिए इस ब्रांच ने हेल्प की, अब इसके गोल क्या हैं, ये तो अपने को इन्फॉर्मेशन यहाँ तक हो गई, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल क्या थे। ठीक, सम मेजर इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर टू, सबसे फर्स्ट लेते हैं अपन, आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स अप्रोक्सीमेटली 2000 to 25,000 इन ह्यूमन डीएनए। मीन्स क्या है, मीन्स इसका हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं यहाँ पर कि ह्यूमन में जीनोम के कितने बेस पेयर हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, देन इनके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना, देन जितनी इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिली है ऑल डाटा को स्टोर रखना, देन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करना। अलॉन्ग विद दिस, जैसे जब हमें कभी कहना चाहिए इंडिविजुअल्स के सीक्वेंस के बारे में पता चलेगा तो हेल्प मिलती है कि हमें कौन सा जीन किस प्रोटीन के लिए की सिंथेसिस के लिए कोड करता है, या आर बॉडी में किस एक्टिविटी के लिए को करवाने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है। इससे हमें लॉट ऑफ बेनिफिट्स हैं, जैसे डिसऑर्डर्स हैं, एबनॉर्मेलिटी है कोई अपनी बॉडी में, तो उसको अपन इजीली करेक्ट कर सकते हैं। एक बार और बताती हूँ कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो गोल हैं, गोल मतलब कि अपन क्यों इसकी स्टडी करना चाहते हैं, क्यों ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया, तो सम मेजर इम्पोर्टेंट गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, कि जैसे ह्यूमन डीएनए है तो उसको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि उसमें कितने जीनोम है, उन जीनोम में कितने बेस पेयर हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और कहना चाहिए कि उन पर जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमें ऑल डाटा को स्टोर करके रखना है, उस इन्फॉर्मेशन को टूल्स टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करना। अलॉन्ग विद दिस, जैसे कभी कभी हमें किसी भी इंडिविजुअल के जो अपने को सीक्वेंस है उसका पता चल जाता है तो हेल्प मिलती है, किस चीज़ में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ कि मेरे डीएनए का जो सीक्वेंस है वो हमने आइडेंटिफाई करा लिया, अब उससे मुझे मतलब डॉक्टर को, या अपन ऐसे देखें, मान लीजिए मुझे कोई बीमारी है, मेरे यहाँ कोई जेनेटिक हेरिडिटी है, तो उसको भी अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उस जीन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिस जीन से वो जो डिसऑर्डर है या एबनॉर्मलिटी है मेरे अंदर, वो जीन का नंबर आइडेंटिफाई हो जाता है और पता चल जाता है कि यही जीन है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करके इस एबनॉर्मलिटी को ट्रांसफ़र कर रहा है, इस हेरिडिटी जो हेरिडिटी हो रही है उसकी, ठीक है ना। इसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। दूसरा भी एक और मैंने बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा जीन कोड करता है, ये भी इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है ना। सो स्टूडेंट्स, जो अपन ने देखा, नाउ हियर सम वेक्टर्स की नीड भी होती है अपने डिजायरेबल जीन को क्लोनिंग या मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए। जैसे कि अपन लास्ट जो प्रीवियस अपने वीडियोज है ना, पार्ट है, उनमें अपन ये सब देख भी चुके हैं कि कैसे अपन मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, है ना। तो ये हैं BAC, 2 वर्ड्स यहाँ पर मैं आपको लिख रही हूँ, BAC, ये अपनी एनसीईआरटी में भी एज इट इज मेंशन है। तो BAC मीन्स होता है क्या, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यहाँ लिख लेते हैं अपन जिससे उधर क्लियर आ जाएगा। क्रोमोसोम मीन्स ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स मीन्स क्या है, ईस्ट जो है, और जो है अपन कहना चाहिए यहाँ पर, और इसका फुल फॉर्म क्या है, बैक्टीरिया, BAC का बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, है ना, वही की वही चीज़ आ गई,
आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, ये 2 वर्ड्स हैं जिनके अपन ने एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पर देखे। ईस्ट मीन्स फंगस भी हो सकता है, और बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का यूज कर सकते हैं अपन किसके लिए, डिजायरेबल जीन की क्लोनिंग के लिए। ये 2 वर्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या फंगस भी यहाँ पर अपन मेंशन कर सकते हैं, और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, अपने जो डिज़ायरेबल जीन है उस डिज़ायरेबल डीएनए की क्लोनिंग करवाने के लिए या डिज़ायरेबल जीन को किसी भी होस्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें डिज़ायरेबल जीन या डीएनए को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाला जाता है। ये अपन बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में डिटेल में बहुत ज़्यादा अपन डीपली देखेंगे, पूरी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस 1 बाय 1, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्लाज्मिड क्या है, ये सब है ना। तो प्लाज्मिड एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, थोड़ा सा तो मैं यहाँ हिंट कर ही देती हूँ आपको। और बैक्टीरिया के अंदर मीन्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है जो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंचा दिया जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इन्हीं अप्रोच का यूज़ करके ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस जो है एक साइंटिस्ट और हैं जिनका नेम एनसीईआरटी में गिवन है, फ्रेडरिक सेंगर। जो फ्रेडरिक सेंगर हैं, इनका भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इम्पोर्टेंट जो है रोल था। एनसीईआरटी में भी अपने को गिवन है। कौन थे ये, फ्रेडरिक। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मैं जो बोल रही हूँ भले आप लिखें नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में इसको वहीं के वहीं जो है हाईलाइट कर लें, जिससे क्या होता है अपने को वो चीज़ याद आ जाती है जब अपन ये चीज़ें स्टडी करते हैं। ये जो साइंटिस्ट थे ये इनका भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इम्पोर्टेंट रोल था। जो सीक्वेंस डीएनए की क्रोमोसोम नंबर की है ना आइडेंटिफाई कहना चाहिए अपने को मई 2006 में कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, एक बार और बता रही हूँ मैं इसमें कि जो अप्रोचेज का यूज़ किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, सीक्वेंस के लिए, उसके लिए एक साइंटिस्ट का नेम अपनी एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज़ ही इज़ फ्रेडरिक सेंगर। इनका भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इम्पोर्टेंट रोल था, इसीलिए ये नेम एनसीईआरटी में स्पेशली गिवन है। जो सीक्वेंस डीएनए की थी, क्रोमोसोम नंबर की, है ना, और कहना चाहिए अपने को 2006 में मई 2006 में कंप्लीटली ये आइडेंटिफाई किए जा चुके थे, है ना। ऑल्सो गिवन एनसीईआरटी में देखें अपन तो सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 was completed only in May 2006, and this was the last of all the 24 chromosome। 24 मीन्स कि 22 तो इसमें ऑटोसोम्स होते हैं, है ना, ये तो सभी को मालूम है, +2 सेक्स क्रोमोसोम, है ना। क्लियर हो गई ना ये चीज़। ओके, नाउ अब अपन देखते हैं इसके सेलिएंट फीचर्स ऑफ एचजीपी। एचजीपी मीन्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट अपना इसका हेडिंग है सेलिएंट फीचर्स ऑफ एचजीपी। अब इसमें अपन इसके फीचर्स देखना है अपने को। एनसीईआरटी में ऑलरेडी अपने गिवन है, आप देखेंगे कि फॉलोइंग आर सम ऑफ द सेलिएंट ऑब्जर्वेशंस ड्राइव्ड फ्रॉम एचजीपी या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें अपन देखेंगे सबसे पहला तो अपने इसमें दे रखा है कि द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3 लाख नहीं, आपके एनसीईआरटी में से ही मैं आपको बोल रही हूँ कि 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर, है ना। तो इसमें अपन देखें इसको कि क्या दे रहे हैं ये लोग कि जब हमने बेस पेयर को आइडेंटिफाई किया,
अपन ने पढ़ा था ना कि जीनोम में बेस पेयर के जो सीक्वेंस है उसके बेस पेयर को अपन ने आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। तो वी नो दैट देयर आर टोटल 3164.7 मिलियन, है ना। मिलियन जो है बेस पेयर ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट थे। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हमने जो बेस पेयर को आइडेंटिफाई किया था तो वी नो दैट देयर आर टोटली 3164.7 मिलियन बेस पेयर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में प्रेजेंट थे। पहले हम सोचते थे क्या कि लाखों में जो है जीन्स प्रेजेंट होंगे आर बॉडी में, बट बाद में पता चला अपने को कि देयर आर 3000 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट बेसेस एंड जीन्स कितने थे, जीन्स आर 30,000, ठीक है, इतने थे, है ना। अब एवरेज मतलब अप्रॉक्स लेकर चलें अपन, एवरेज जीन में 3000 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। उनमें से जो लार्जेस्ट जीन था वो ह्यूमन में डेस्ट्रोफिन कंसिस्ट ऑफ 2.4 मिलियन बेसेस। डेस्ट्रोफिन जो एक अपने एनसीईआरटी में भी गिवन है। अपन देखें तो कि पहले क्या होता था कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, है ना, और टेक्नोलॉजी नहीं थी तो मतलब मोस्टली साइंटिस्ट यही सोचते थे कि हम तो क्या सोचेंगे, हमें तो पता ही नहीं था कि जीन्स लाखों के नंबर में प्रेजेंट होते होंगे आर बॉडी में। बट बाद में जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, तो पता चला, आइडेंटिफाई हुआ कि ओनली 3000 जो है बेसेस एंड जीन्स आर 30,000 जो है प्रेजेंट थे। एवरेज जीन में 3000 बेस पेयर जो बेसेस प्रेजेंट होते हैं। इनमें से जो लार्जेस्ट जीन था वो था ह्यूमन, यहाँ लिखती हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ह्यूमन डिस्ट्रोपिन या डेस्ट्रोपिन भी कई लोग प्रोनाउंशिएट करते हैं इसको, कंसिस्ट ऑफ 2.4 मिलियन बेसेस, ठीक है ना। थोड़ा सा टफ है ये चीज़ें, लेकिन अपन बार बार आप वीडियो को पॉज कर करके लिखेंगे और बार बार उसको सुनेंगे, है ना, रिपीट करेंगे उसको, तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। सेकंड जो है अपना देखें अपन, सेकंड तो मैंने आपको बता दिया आई थिंक। थर्ड नंबर अपन देखें कि पहले ऐसा बोला जाता था कि जो 80,000 टू 1,40,000 मतलब समथिंग 1.5 लाख के करीब अपन देखें जीन्स होंगे। बट जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया ये, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के आने के बाद एज ए रिजल्ट अपने को आइडेंटिफाई हुआ कि अप्रोक्सीमेटली अपन देखें कि ओनली 30,000 से जो है जीन प्रेजेंट होते हैं। इनमें से जो 50% होते हैं, इनमें से अपन देखें जो 30,000 अपने जीन है ना जो आइडेंटिफाई हुए थे, इनमें से ओनली 50% जो होते हैं वो उनके तो फंक्शन अपने को मालूम ही नहीं है ना। इनमें से लेस देन 2% जो हैं वो कोड करते हैं, है ना, प्रोटीन को। और अपन देखें इसमें थर्ड नंबर का पॉइंट आपको, 8 नंबर का एक पॉइंट आपको दे रखा है इसमें। मैं इसलिए सीक्वेंस चेंज करके बता रही हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को सही से क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। एज आई टोल्ड यू, एवरी जीन में 3,000 बेस पेयर हो सकते हैं। बट क्रोमोजोम की बात करें तो एक लाइन अपनी एनसीईआरटी में गिवन है, क्रोमोजोम 1 हैज़ मोस्ट जीन्स 2968 एंड द बाय हैज़ द फ्यूएस्ट 231। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, मीन्स क्रोमोजोम जो 1 होता है, मैं यहाँ से थोड़ा सा अब ये साफ करके लिख दूं कि जो क्रोमोजोम 1 है ना, 1 हैज क्या है यहाँ पर, मोस्ट जीन्स जो हैं उसमें कितने होते हैं, मोस्ट जीन्स को अपन देखें यहाँ पर
तो 2968 हैं, ठीक है। अब जो एंड जो बाय जीन है, बाय हैज़ द फ्यूएस्ट मीन्स कितने 231 इतने ही प्रेजेंट है, मीन्स क्रोमोजोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन प्रेजेंट होते हैं। दीज आर अप्रॉक्सीमेटली 2968 हैं, बट बाय क्रोमोजोम पर मिनिमम जीन प्रेजेंट होते हैं, वो कितने होते हैं 231 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, रटने वाली हैं थोड़ी सी, इसमें तो कुछ भी समझने का है ही नहीं, बस इसको एज इट इज इसके गोल्स रट लो आप, इसके मेथोडोलॉजी रट लेते हैं अपन, है ना, और इसके सैलिएंट फीचर भी अपन इसी तरह से रट्टा लगा सकते हैं, बाकी क्यों समझने का कुछ भी नहीं है इसमें। अब एक 9 नंबर का फीचर आपके उसमें दे रखा है SNPS। SNPS मीन्स क्या है कि एनी इंडिविजुअल्स, किसी दूसरे इंडिविजुअल से, अपन ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में 99.9% सिमिलर होता है ना, बट ओनली 0.1% ही है जो उनमें डिफरेंस देखा जाता है या एक दूसरे से डिफर करता है। सो मैनी कहना चाहिए मे बी सिंगल बेस पेयर में ही चेंजेस हो सकते हैं, राइट, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी में देखें अपन लाइन, सो एसएनपी से ह्यूमन की हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं अपन, एंड सेकंड डिजीज रिलेटेड क्रोमोजोम है या उनकी लोकेशन है उसको भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये है 9 नंबर का जो अपना यहाँ पर फीचर दिया हुआ है कि किसी भी इंडिविजुअल को जो है दूसरे इंडिविजुअल से 99.9% कैसा होता है, सेम होता है, बट ओनली 0.1% ही एक दूसरे से डिफर करते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। और ये चेंजेस किस में हो सकते हैं, मे बी सिंगल बेस पेयर में ही हो सकते हैं, राइट। एनसीईआरटी में भी अपने को यही दे रखा है कि जो एसएनपीज है, पीएस है, से ह्यूमन की हिस्ट्री को ट्रेस अपन कर सकते हैं, SNPS। इससे क्या है, ह्यूमन की हिस्ट्री को जो है अपन स्टडी कर सकते हैं और या ट्रेस कर सकते हैं उसकी स्टडी को, हिस्ट्री को, ठीक है ना। जो और भी इसमें अपन कर सकते हैं कि जो जैसे कोई क्रोमोजोम ऐसा है ह्यूमन के अंदर जो किसी भी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस क्रोमोजोम की लोकेशन को भी ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एक 6 नंबर का इसमें दे रखा है आपके कि आर जीन जेनेटिक कंपोजिशन में ह्यूमन जीनोम में लॉट ऑफ सीक्वेंस हैं, अपन पढ़ चुके हैं कई बार, जो बार बार अपने आप को रिपीट भी करते हैं। प्रीवियस वीडियो आप देखना कि जो अपन ने 20 और 64 का रेशो निकाला था ना, उसमें कि कुछ जो है डीएनए अपने आप को रिपीट कर लेते हैं, अमीनो एसिड्स, है ना, तो रिपीट करते हैं, लाइक जैसे अपन यहाँ देखें कैसे रिपीट कर लेते हैं, ए यू यू यू, ऐसा भी हो सकता है ए, है ना, इस तरह से ये अपने आप को रिपीट कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर U 100 टाइम है या 100 से भी ज़्यादा टाइम रिपीट हो गया है और कई बार 100 to 1000 टाइम भी रिपीट हो सकता है, मतलब ये रिपीटेड सीक्वेंस है, इनका डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है, दे आर प्रोवाइड अबाउट क्रोमोजोम स्ट्रक्चर एंड दे आर डायनेमिक्स। मतलब इनके कहने का मतलब है 6 पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है कि जो अपना जेनेटिक कंपोजिशन है ह्यूमन जीनोम का में लॉट ऑफ सीक्वेंस होते हैं, बट कुछ सीक्वेंसेज ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को बार बार रिपीट करते रहते हैं। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल आपको दिया है, ए 2 टाइम आ गया, U ट्रिपल टाइम आ गया, ऐसे, तो ये U 100 to 1000 टाइम भी अपने आप को रिपीट कर सकता है, ठीक है ना। और बट इनका डायरेक्टली तो कोई फंक्शन होता नहीं है, बट दे प्रोवाइड अबाउट, मतलब इम्पोर्टेंट जो कहना चाहिए अपने को फंक्शन इनका ये है कि ये क्रोमोजोम स्ट्रक्चर और उनके डायनेमिक्स में को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। सो बच्चों अपन ने यहाँ पर क्या डिस्कस किया है आज, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो कि 13 ईयर प्रोजेक्ट है और 1990 में स्टार्ट हुआ था, 2003 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है ना। और इसके लिए अपन ने पढ़ा था उसमें
कि एक जो है क्या अपन ने किस डिपार्टमेंट का नाम लिया था, यूएस का एक डिपार्टमेंट था, कौन सा डिपार्टमेंट था वो, अब आपको याद हो गया आई थिंक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसने इस प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट किया था। बाद में एक साइंटिस्ट का नेम भी आया है और एक ब्रांच का नेम भी आया है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें टोटली कुल मिलाकर कुछ भी नहीं है ऐसा इम्पोर्टेंट, बस इसमें जो नंबर्स आए हैं आपके, उन नंबर्स को आपको अच्छे से लर्न करना है, और जो साइंटिस्ट के नेम आए हैं वो लर्न करना है। पूरा रट्टाफिकेशन ही है, मतलब इसमें समझने की कोई चीज़ नहीं है। सो आई थिंक आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। अब अपना ये चैप्टर 6 जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ये भी अपना कंप्लीट हो गया है, ये अपना लास्ट पार्ट था। सो स्टूडेंट्स, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगी फिर। थैंक यू।